नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और आज का टॉपिक ज़बरदस्त आपके लिए लेके आया हूँ। आईपीओ से पैसे आप कैसे कमाएंगे और आईपीओ है क्या। ऑलरेडी मार्केट में ये आपको जो वर्ड सुनने को आया है आईपीओ, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स ये है कि आपका जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस कंपनी को अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो सबसे पहले जो आपका शेयर आता है उसे हम पहला एक नाम देते हैं। लिस्ट होते हुए शेयर को आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसको लोग परचेस करके बाय करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वो अभी पहली बार आई है तो उसका थोड़ा सा हमें पास्ट देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसे बड़े ही धैर्य से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, जो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। हमें एक्शन लेना है, और एक्शन कैसे, नॉलेज रख करके, और साथ ही साथ हमें अपना पेशेंस नहीं छोड़ना है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो अपने आप पे हमें बिलीव होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर पाएंगे, और डिसिप्लिन आपका अगर मजबूत रहेगा तो आपको ये चारों चीज़ें आपको अच्छी ट्रेडिंग जर्नी में लेके आएंगी। आपको ईगो नहीं करना है, आपको लालची नहीं बनना है, और जब ये सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो आप निर्भीक हो जाते हैं और हम्बल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से काम करती है और आपको इमोशंस का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ेगा, ताकि आपके अंदर जो शरीर में एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं वो सब क्या होती हैं, बैड एक्टिविटीज़ रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपना प्लान, अपना सेटअप, अपना एरिया ऑफ वैल्यू सब कुछ देख करके आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईपीओ से पैसे कैसे कमाएं। तो पहली चीज़ आपको थोड़ा ये बता दें कि ऐसा स्टेप जो होता है आईपीओ का, उससे पहले की प्रोसीजर क्या होती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप कोई एक कंपनी खोलते हैं, और उस कंपनी पे आप क्या करते हो, अपनी एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं एमसीए डिपार्टमेंट से। जो आप इंडिया में रह रहे हैं तो ऑलरेडी आपने एक रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद में आपके पास जो पूंजी थी उस पूंजी को आपने लगाया, लेकिन जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमें लंबी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। हम कई अपने फ्रेंड सर्किल के लोग या अपने रिलेटिव्स को हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, उनको अपना पूरा का पूरा एक सेटअप बताते हैं कि मैंने इस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को रखा है, और वो आपके प्रोजेक्ट पे और आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। एआई बोलते हैं, मींस रिलेशन के लोग हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर ये लोग आप पर और आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट पर विश्वास करते हैं। इसके बाद जब कंपनी आपका बहुत बढ़िया सा ग्रोथ करती है तो आप इनको क्या करते हैं, उसका एक शेयर हिस्सा आप उनको देते जाते हैं, जो आपके और उनके बीच में कमिटमेंट हुआ है। इसके बाद में जब आपको कंपनी को और ग्रोथ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कुछ ना कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, जो कि ऑलरेडी क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं, और आपको आपकी कंपनी की फंडामेंटल्स ग्रोथ को देख करके और रिसर्च करके, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, कितनी आपके पास लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कितनी, लोन लायबिलिटी कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स एसेट्स कितनी है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को वो देख करके फिर आप पर वो क्या करते हैं, पेमेंट लगाते हैं। और ऐसे में आपकी कंपनी दिन रात गुना चौगुना ऐसे ग्रोथ करती चली जाती है। दोस्तों, जब आपकी कंपनी और बड़ी ग्रोथ के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आप क्या करते हैं, इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराते हैं, जिसमें पब्लिक कंपनी आपकी धीरे धीरे ये बन जाती है, और इसे हम पीसी बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें एक गाइडलाइन होती है, जिसकी गाइडलाइन को कमांड करती है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी आपको सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन को बताती है और आप उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा करते हैं। देन फिर आपकी कंपनी एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड हो सकती है, जिसमें आप एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी को
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। कंपनी को इन दोनों में से किसी एक जगह आप रजिस्टर्ड कराते हो या फिर दोनों जगह भी आप कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो आईपीओ से आप यहाँ पे कैसे पैसे कमाएंगे ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये एक स्टेप होता है, जब कोई शुरुआत से कंपनी को स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इस स्टेज से पहुँचते पहुँचते पब्लिक कंपनी तक पहुँच जाता है, पब्लिक सेक्टर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है। नेक्स्ट, आईपीओ से पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में देखिएगा। कंपनी को आईपीओ लाने से पहले खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होता है, यही मैं आपको बता रहा था। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को रजिस्टर्ड कराया आपने, सेबी उसकी गाइडलाइन तय करती है, जिन गाइडलाइन को बीएससी, एनएससी, ये जो भी है आपके एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है फॉलो करते हैं और आपकी कंपनी को फॉलो करना होता है। इससे सेबी ने क्या किया, बीएससी में आपकी कंपनी को या एनएससी में जिस जगह पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रूटफुल हैं, आप वहाँ रजिस्टर्ड करा सकते हो या फिर आप दोनों जगह भी रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए होता है कि जब आपकी कंपनी पब्लिक सेक्टर में उतर जाती है तो आपको ढेरों पैसा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट जुड़ जाता है गवर्नमेंट बॉडीज़ का, और इसके कारण लोग आंख बंद करके बस आपकी कंपनी का क्या होता है कि जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी कंपनी हो सकता है कि बहुत अच्छी अर्निंग की तरफ आपकी बढ़ जाए, क्योंकि फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो होती है वो लगभग यहाँ से अब पूरी होने लगती है, क्योंकि हर एक पब्लिक आपके कंपनी में पैसा आंख बंद करके लगाने लगती है, क्योंकि उसमें गारंटी किसकी जुड़ जाती है, सेबी की, और साथ में गाइडलाइन जो आपकी रहती हैं उसके बिहेव पे कंपनी किसी से पूछती जाती नहीं है, सीधे आप पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन लोग आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे। सारे लोग आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, बस कुछ कुछ लोगों का कोटा होता है। जैसे कुछ लोगों का कोटा होता है जो कि आपके बहुत अच्छे एफवाईआई, डीआईआई होते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन्वेस्टर हो गए। तो क्या है, क्यूटीबी जिसको बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं, या आपकी फाइनेंस संबंधित बहुत सारी कंपनियां हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका इंश्योरेंस से संबंधित कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाती हैं, बशर्ते मैंने आपको यही बताया कि आपकी फंडामेंटल एनालिसिस को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके कोटा भी क्या है, 35% का लगभग कोटा रहता है। तो ये चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस करिएगा, देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक जनरली आपको बताया कि 35% तक का इनका एक कोटा होता है, जो कि इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जो रिटेलर्स है या आपके HNI लोग हैं, ये नहीं। अभी आगे बताता हूँ HNI की कहानी क्या है। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स इनको बोलते हैं, 30% तक लगभग इनका कोटा होता है, और ये मोर देन 2 लाख से ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट इनको करना होता है। ये एक यहाँ पर क्या रूल्स बना होता है कि 2 लाख से जो ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम HNI बोलते हैं, ठीक है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बोलते हैं। और कुछ रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब इनका मार्केट में कोटा कितना, 35% का कोटा होता है। 2 लाख से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं तो ऑलरेडी ऐसे लोगों को हम रिटेल इन्वेस्टर्स की श्रेणी में लाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो लॉट साइज को खरीदते हैं, तो वहाँ पर एक पैकेज रखा गया कि भाई 2 लाख से नीचे का, 2 लाख से ऊपर के लिए HNI के लिए रखा गया, और उससे भी एक ऊपर का जो पैकेज होता है उनके लिए आपका क्वालिफाइड जो आपके FII DII हैं उनके लिए भी रखा गया है। तो ये सारे लोग IPO में पैसा लगाते हैं। आज हम लोग आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे आप किसी कंपनी के IPO जब आते हैं तो उन्हें सर्च कर सकते हैं, और उनको आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उसमें आगे की ग्रोथ देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी जो पास्ट में ग्रोथ की है तो फ्यूचर में भी इसकी संभावना ऐसी है। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है ये, इसलिए आप हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए IPO के साइज़ के बारे में बता देता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। IPO का साइज़ मतलब अगर आपने 100 रुपये के शेयर आपने जारी किए हैं तो वो एक आपका साइज बन जाता है। जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने कहा कि भाई मुझे
15 करोड़ रुपए के शेयर जारी करने हैं, मुझे इतनी डिमांड है, या 20 करोड़ रुपए के शेयर या 200 करोड़ रुपए के शेयर जारी करने हैं, डिपेंडेंट करता है जो साइज आपका सेट होता है। तो आप जो भी अपना शेयर मार्केट में उतारना चाहते हैं तो उनका एक क्या होता है, क्वांटिटी होती है, और वो आईपीओ का साइज कहलाता है कि जो आईपीओ आ रहे हैं वो इतने 1000 करोड़ के आ रहे हैं या इतने 100 करोड़ के आ रहे हैं, जो भी है, ठीक है, वो साइज कहलाता है। शेयर इशू प्राइस होता है, शेयर कितने का एक पड़ेगा वो आपका क्या होता है, एक प्राइस होता है। जैसे 50 रुपए का शेयर पड़ेगा, 20 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी शेयर आपका पड़ेगा तो वो एक प्राइस होता है, और उस प्राइस को आप यहाँ पे शेयर प्राइस बोलते हैं। इसके बाद शेयर का लॉट हो गया, कंपनी एक लॉट में कितने शेयर रखेगी, जैसे एक टोकरी होती है उसमें कितने आम रखने हैं, ये कितने अमरूद रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे शेयर के लिए भी होता है कि एक टोकरी में कितने शेयर रखने हैं, इसे हम बोलते हैं लॉट साइज, ठीक है। एक लॉट का प्राइस कितना होगा, क्योंकि शेयर की संख्या जितनी होगी उसको गुणा करना पड़ेगा, कितने रुपए का एक शेयर है, और फिर वो एक पूरी टोकरी बना करके रखी जाती है जिसको लॉट कहते हैं, और वही लॉट आपको परचेस करनी होती है। जब हम आईपीओ खरीदते हैं तो वहाँ पर एक एक शेयर नहीं बिकता है, टोटल एक ना एक लॉट को लेना पड़ता है, ठीक है। यदि जो लॉट का साइज आप देखते हो तो लगभग 15,000 14,000 रुपए या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, 1-1 लाख रुपए के भी लॉट है, 2-2 लाख रुपए के भी लॉट हैं। तो ऐसे में वो डिपेंड करता है कि कंपनी की स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किस प्रकार से अपने लॉट साइज को बना करके मार्केट में उतारना चाहती है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, लॉट साइज सबका अलग अलग होता है। इसके बाद यदि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया है या शेयर अंडर सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको अब समझते हैं। जैसे कोई भी शेयर आपका मार्केट में आज के दिन आ रहा है, आपको ये पता चला कि भाई आज के दिन हमको आईपीओ इसका जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल पहले क्या रही है मार्केट में, या आपका क्या ब्रांड वैल्यू रहा है। तो ऐसे में क्या है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और शेयर कम मार्केट में आ रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा है, सारे लोगों को शेयर नहीं मिल पाएगा। इसको टर्म में बोल दिया गया कि शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, मतलब जितने लोग चाहते थे शेयर जितना जितना मिल जाए उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी सब खत्म हो रहे हैं और संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टर्मोलॉजी में इसको यूज करेंगे, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है शेयर। सेम इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, अंडर सब्सक्राइब का मतलब खरीदने वालों की जो संख्या है वो क्या है, बहुत कम है और शेयर की संख्या ज़्यादा है, तो ये आपका अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। फिर आपने जितने भी अपने लॉट साइज लेने के लिए प्लान किया है, संभवतः वो सारे लॉट साइज आपको मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ नहीं होने वाली। तो अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब के बारे में मैंने आपको जो बताया, तो ये इसका एक टर्म होता है और इसको हम किस प्रकार से डिफिनीशन में अपने समझा सकते हैं वो चीज़ समझिए। मैंने आपको कहा ना, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, सप्लाई ही नहीं आ रही, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उसी का जस्ट उल्टा, आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है आपका शेयर नहीं बिक पाएगा, या आपके शेयर जितने लोग चाह रहे थे उससे ज़्यादा भी मात्रा में मिलने को तैयार हैं, तो इसका मतलब शेयर की संख्या या सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। सिंपल इसका यही एक मतलब निकलता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ऑफर स्टार्टिंग डेट मीन्स क्या है। जिस दिन शेयर आना होगा वो एक डेट होगी, मैं कोई भी एक डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक यहाँ पे डेट में लिख देता हूँ। मान लेते हैं 1/5 को शेयर आना था और उसका जो लास्ट डेट है वो मान के चलिए कि 3/5 है। 3/5 को शेयर आपका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये लास्ट डेट है इसकी। इसको हम सिंपल भाषा में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें कंफर्म रहें कि ऑफ़र स्टार्ट कब से हो रहा है और ऑफ़र की एंडिंग कब से हो रही है। 1 तारीख से शेयर आया और 3 तारीख तक ये मार्केट में रहेगा, अब इसके बाद में ख़त्म हो जाना है। अलॉटमेंट की डेट मान लेते हैं 4 तारीख को आपको ये शेयर अलॉट हो गए, जिन जिन लोगों को मिलना था अलॉट हो गए, और जिन जिन लोगों को नहीं मिला, ठीक है, जिन जिन लोगों को नहीं मिला उनको शेयर क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। उनको क्या होगा, शेयर रिफंड हो जाएगा। और जब शेयर रिफंड हो जाएगा तो उसकी रिफंडिंग की कोई ना कोई डेट होगी। मान लेते हैं 5 तारीख को शेयर उन लोगों को रिफंड होना है जिनको शेयर नहीं मिला है। इसके बाद में डिमांड ट्रांसफ़र, डीमेट ट्रांसफ़र डेट होती है। जिनको शेयर मिल चुका है अब वो शेयर कहाँ आने हैं, अलॉट होने के बाद डीमेट अकाउंट में आपके आएंगे।
तो मान के चलिए 6 तारीख के आसपास आपको शेयर आ गए, कहाँ पर, डीमैट अकाउंट में आ गए, जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, डीमैट अकाउंट में आ गए। और उसके बाद लिस्टिंग डेट एक होती है कि वो जो शेयर है जितने रुपए में आपने खरीदा था, जिस समय लिस्ट होने मार्केट में जा रहा है उस समय उसका क्या रेट हो गया, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको बहुत कम रेट में आईपीओ निकालती है, और जैसे ही देखते हैं कि मार्केट में इसकी ज़बरदस्त उछाल है तो उसका एक प्राइस बढ़ जाता है। तो लिस्टिंग डेट मान लेते हैं 7 तारीख को इसका लिस्टिंग डेट हो गया, और जिस दिन आपको शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो बड़े आसानी से क्या होता है, मार्केट में आपको कुछ मुनाफा इसलिए मिलता है क्योंकि मार्केट में शेयर ने एक उछाल दी हुई है, और उस उछाल पे आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको काबिल तारीफ़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थी जिनको आपने समझा, और इसको आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि भाई क्या क्या इसका टर्मोलॉजी होता है, कैसे हम इसे ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं, शेयर कब इशू होते हैं, कैसे इशू होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या देखें, उस कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री जो भी होती है वो देखना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना होता है कि कंपनी ने कितना अपना प्रॉफिट किया या लॉस किया है, किस ईयर में कितना आपका हुआ है प्रॉफिट, या एसेट्स कितनी बनाई है, लायबिलिटी कितनी बनाई है, करंट एसेट्स लायबिलिटी जो भी आपकी होती है। फिर डेब्ट्स ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, ठीक है। इसको अब जानने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट बता रहे हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको जाना है, और वहाँ पर पहुँच करके आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ कंपनी की पूरी फिनेंशियल हिस्ट्री को सर्च करना है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपको। अब हम आपको आके लेके चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट आपकी आ गई, जिसमें मैंने आईपीओ में क्लिक किया था, और ये आपके सामने क्या है, लिस्टिंग पूरी की पूरी आ जाती है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जैसे ही आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, ये लिस्ट आपकी आ जाएगी। ये देखिए ये लिस्ट आपकी आ जाती है। इसमें क्या है, कंपनी के नाम पड़े हुए हैं, ठीक है, कंपनी के नाम पड़े हुए हैं, लिस्टिंग की डेट क्या है, इशू कितने का प्राइस हुआ था, टोटल कितना सब्सक्रिप्शन है, कितने ये एक्स में है, लिस्टिंग ओपन में कितनी हुई, क्लोज में कितनी हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाती हैं। कंपनी के बारे में पूरा डिटेल आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि आपने इस कंपनी के बारे में जानना चाहा कि क्या ग्रोथ है, कैसे क्या है, ठीक है। ये अपकमिंग आईपीओ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपकमिंग आईपीओस आपके सामने आ जाते हैं। तो अपकमिंग आईपीओ में आते हैं हम लोग, कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं उसमें देखिए, ओपन डेट, किस डेट को आपका ये आईपीओ आ रहा है, डेट कब क्लोज हो जाएगी, इशू प्राइस क्या है उसका, 100 रुपये से 110 रुपये दिखा रहा है। इसके बाद में आता है इशू साइज़, कितना साइज़ आपका इशू हो रहा है, मतलब 59 CR के आसपास में यहाँ पर साइज इसका इशू हो रहा है। इसके बाद इसकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस वायर वेटिंग में लगे हुए हैं, रिटेल इंडिविजुअल्स वेटिंग में हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी वेटिंग में हैं, और आपका अदर्स भी, इसका मतलब टोटल इसमें वेटिंग में लगे हुए हैं। ये कंपनी के बारे में बताया गया। कंपनी का नाम जायनिक पावर केबल्स लिमिटेड आईपीओ है। और सबसे अच्छी बात है, बेसिक अलॉटमेंट आप देखिए उसका 13/6 को हो रहा है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 16 को हो जाएगा जिन जिन लोगों को नहीं मिलेगा आईपीओ, और क्रेडिट ऑफ शेयर, लिस्टिंग डेट, ये सारा कुछ आपको सामने सब दिख रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा कर के ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स को जान सकते हैं, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से कंपनी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर जान सकते हैं कि कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है। साथ में ही कंपनी के बारे में जो कि आप इसके पर्सनल फाइनेंस के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं कि कंपनी का क्या सिस्टम है, और यहाँ पर कंपनी कितने दिनों से काम कर रही है, कंपनी की ग्रोथ क्या है। इसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू के बारे में भी देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है 2023 में, 2024 में, 2025 में, ये क्या रेवेन्यू रहे इसके, आप इसको देखिएगा। 6.7 CR के आसपास इसका बिजनेस रहा, ठीक है।
टर्नओवर में। इसके 2024 में 338 का सीआर का टर्नओवर रहा। इसके बाद देखिए 351, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए हम इसके रेवेन्यू को देख सकते हैं। रेवेन्यू में क्या होता है, प्रॉफिट टोटल आता है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देखिए 2023 में इसने कितना किया है, 2023 में 0.15 का इसने क्या किया है, सीआर पे बिजनेस किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है। 2024 में 5 सीआर का और 2025 में 9.24 सीआर का। तो कहने का मतलब इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि कंपनी कमा कितना रही है। इसके साथ यहाँ पर कंपनी की डेब्ट सिक्योरिटी भी देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या वो है, कर्ज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि पहले 5.92 सीआर का कर्ज था, इसके बाद घटा करके ये 2.18 ले आए हैं, इसके बाद और घटाया इन्होंने 7.9 ले आए हैं। तो ये आप देखने के बाद ही तो तय करेंगे कि ऑलरेडी मुझे ये कंपनी अच्छी लगी है, मैं इस पर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसके मैं आईपीओ को ले सकता हूँ। तो दोस्तों आज आप ये सारी चीज़ें जैसे इनकम स्टेटमेंट इसका देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आप सारा कुछ जान करके तभी आप मार्केट में क्या करेंगे, ऑलरेडी पेमेंट लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको किसी भी कंपनी में आईपीओ को लेने के लिए, उतरने के लिए। इसी के साथ मैं आपको ये बताने फिर जा रहा हूँ कि दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ों को समझ लें और मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जा कर के ऑलरेडी इसको चेक कर लें, इसके स्टेटस के बारे में, जो इसका पास्ट है और जो इसका फ्यूचर होने वाला है। साथ ही साथ सारे भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको जो चीज़ बताई है उस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, एक बार ट्राई भी करना है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जाना है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कुछ कमेंट्स कर दें, जिससे आपको क्या है, मुझे भी थोड़ा खुशी होगी और आपको जो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के ला रहा हूँ उससे आपको भी अच्छा महसूस होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल जर्नी रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।